मीटिंग है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वरना इलेक्शन के दौरान बहुत ही हंगामा आराई मीटिंग्स होती है, बड़ी अफरा तफरी होती है। लेकिन आप ये चीज नोट कर रहे होंगे कि सब लोग यकसू होकर बात सुनने की मुतमन्नी है, क्योंकि बोर्ड पे बाकायदा लिखा हुआ है इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम। इसका मतलब है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी सलाहियतों का, अपनी दानिश्वरी का वो मुजाहरा करें जिसकी इस वक्त इस इलाके को जरूरत है। दिल्ली की 69 सीटें एक तरफ और ओखला एक तरफ। ये ओखला एक विधान दावा तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो एक मैसेज कैरी करती है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए या यूं कहिए पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज कैरी करती है। और ये हमेशा से निशाने पर है, गैरों के भी निशाने पर है और अपनों के भी निशाने पर है। जिस तरह से इस इलेक्शन का माहौल बना है, वजूहात जो भी हो हम सब वाकिफ, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये मल्टी एंगुलर या क्वाड्रेंगुलर इलेक्शन हो चुका है। भाई बीच में से मत निकलो। क्योंकि क्वाड्रेंगुलर होने की वजह से ये इस इलेक्शन में नतीजे कोई भी गैर मामूली आ सकते हैं या जो आपके गैर तवक्को आ सकते हैं। इस सब के इस सूरत हाल के मद्देनजर मैंने अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई और जिसमें तमाम प्रोफेसर हजरात भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनके साथ मशवरा किया कि आखिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। क्योंकि मैं खुद एक सियासी जमात को, दिल्ली प्रदेश को मैं हेड कर चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि आखिर सियासत के पे अगर हम सिर्फ आंखें मूंद लें तो क्या नुकसान होते हैं, अगर जज्बात का इस्तेमाल करें तो क्या नुकसान होते हैं, और अगर हमने सही वक्त पर फैसला नहीं किया तो क्या नुकसान होते हैं, इससे मुझे बखूबी अंदाजा है। इसकी मैं मिसाल इतना सा पेश कर दूं कि अभी 3 या 4 महीने के लिए ओखला के विधायक ईडी के केस में जेल में चले गए थे। तो आपने देखा होगा पूरा इलाका यतीम हो गया था। पूरे इलाके में सब तरफ से ये आवाज आती थी कि भाई विधायक तो है नहीं, कहां है विधायक, कहां है। जाहिर बात है विधायक जेल में है, और उसका असर था। मैं कहता हूं, मैंने खुद फील किया ये कि इलाका अपने नुमाइंदे की गैर मौजूदगी में यतीम जैसा हो जाता है। इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि ये ओखला बहुत सारे खतरों की जद में है। यकीनन इसमें ट्रैफिक का इशू है, नाली का इशू है, रोड का इशू है, लाइट का इशू है, मीटर का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है, मतलब एन नंबर ऑफ इश्यूज जितने हो सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली की किसी बैकवर्ड विधानसभा में हो सकते हैं, उतने तमाम इशू यहाँ पर है। इस बात को मैं आपके साथ हूं और ये मैं तो बांग दहल कह रहा हूं कि यहाँ पे है कमियां, लेकिन ये इलाका इससे भी ऊपर जाके खतरे में है। वो ये है कि इसका वजूद खतरे में, ये ओजोन पे वाक़ है। ये बाकायदा मास्टर प्लान में नदी के किनारे वाला एरिया ओजोन में, ये इसके अलावा रेगुलाइज नहीं है। इसके अलावा ये और जो हमारे वतनी भाई हैं उनकी भी नजरों में है, क्योंकि ये बस्ती मामूली बस्ती नहीं है। जैसे मेरे दोस्त कासिम सैयद साहब ने कहा, इसमें कई बस्तियां बस्ती हैं। यहाँ साहबियों की दुनिया अलग है, प्रोफेसर की दुनिया अलग है, एडवोकेट की दुनिया अलग है। लेकिन वो कहावत जहां है ना कि जहां पे ज्यादा मामूओं का भांजा भूखा रह जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तमाम दानिश्वर रहते हुए और यहाँ पे हमसे कोई गलती सरजद हो जाए। तो अब मैं आता हूं असल मामले कि जब हमने गौर खोज किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि आखिर ये हो क्या रहा। सब तरफ से कोशिशें हो रही हैं, कुछ लोग अपनी हदों को भी पार करके, यानी अखलाकी हदों को पार करके जुबान आराई पे आ गए हैं, कुछ लोग और अलग अलग तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तब हमने ये फैसला किया कि इस इलाके में 5 वार्ड हैं। 5 वार्ड में कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ 2 वार्ड में लड़ रही हैं, और अच्छी बात यह है कि जो हमें किसी हाल में भी पसंद नहीं करती पार्टी, वो भी लकीली सिर्फ 2.5 वार्ड में लड़ रही है।
ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा जो हम में से ही लोग हैं वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकाबला जो हो क्वाड्रेंगल हो, चार तरफ वोट तकसीम हो जाए, ताकि जो अभी आपकी विधानसभा में अक्सरियत है वो आपको उसका फायदा ना हो। जो सीट अब तक आपके पास रही वो सीट आपसे छीन ली जाए। ये बाकायदा वेल डिजाइन कोशिश है और उसमें वो लोग किसी हद तक कामयाब भी हैं, क्योंकि आप आज कल आखिरी दिन है प्रचार का, उससे एक दिन पहले है, तो ये बिल्कुल सही वक्त है कि आइए हम लोग फैसला करें और इस बात का फैसला करें कि हमारे एमएलए बनाने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। हमारे एमएलए बनाने से एक तो फायदा ये होता है कि हमारे इलाके का नुमाइंदा सरकार में जाके, अगर वो सरकार का है तो उसका हिस्सा होता है, अगर वो अपोजिशन का है तो इतना असरअंदाज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम रिस्क कितना ले सकते हैं, क्या 2 वार्ड पे रिस्क लिया जा सकता है? 2 वार्ड की वोटिंग एक तरफ भी हो जाए तो क्या हम जिता सकते हैं? इस पे भी एक सवालिया निशान है। खूब गौर खर्च करने के बाद हमने ये फैसला किया कि बाकी जो और 2 पार्टियां हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जीत हासिल कर सके। वो इस कंडीशन में तो जरूर है कि वो अपने भाई की टांग खींच के उसको भरा दे, और इसका खूब इम्कान है कि अगर ये बात इस ओखला की आवाम ने, खासतौर से दानिशवरान ने, अगर सही ये फैसला नहीं किया, वक्त पे फैसला नहीं किया, तो ये गलती हो सकती है कि हमसे हमारे की जगह गैर हमको मुसल्लत कर दिया जाए। तब आप तसव्वुर करिए कितने दिन तक, 5 साल तक ये इलाका यतीमी का दर्द झेले। इसलिए मैं कोई जज्बाती बात आपसे नहीं कह रहा हूं, अभी मैंने कोई अपने पुराने तजुर्बात आपसे शेयर नहीं किए, मैं सिर्फ जमीनी हक़ाइक़ पे बात कर रहा हूं कि हमारे मुतालबात भी हो सकते हैं साहब से, और यकीनन शिकायतें भी हैं, चूंकि 10 साल से वही एमएलए है। अगर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है तो उसी के लिए वही जिम्मेदार है, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अपने भाई से कोई उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसे मौका देने के बजाय हम किसी गैर पब्लिक को मुसल्लत कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये मामला सिर्फ एमएलए का नहीं है, ये मामला हमारी शिनाख्त, हमारे सियासी वजूद और हमारी सियासी हैसियत का है। इसलिए मेरी जो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, उसके साथ ही हमारी जो और आरडब्ल्यूएज हैं या लॉयर्स की फोरम है या वीओसी के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब लोगों से मशवरा हुआ, वो यही हुआ कि देखिए शिकायतें अपनी जगह, बात अपनी जगह, और हम सब करते रहेंगे, लेकिन आज हम ये फैसला करते हैं कि हम एक मुश्त होकर अपने भाई अमानतुल्लाह खां को पहले से ज्यादा तादाद में ताउन देंगे और इंशाल्लाह से बड़ी चीज देंगे। भाई ये मैं नेशनल कन्वीनर होने के नाते अपनी तमाम ग्रुप की मीटिंग का मैंने आप लोगों के सामने ये ऐलान पेश किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम जो हमारे ग्रुप के अरकान हैं उनकी दरखास्त पे लब्बैक अता करेंगे। दूसरी बात, अब आता हूं मैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर मेरी अमानत भाई से बात हुई है, क्योंकि वो मुद्दे मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी पे है, इसलिए मैं सेकंड पे बात करूं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे लिए वो बड़ी बात है, वो शिनाख्त है, वो वजूद है जो ये पूरा इलाका जिसको फेस कर रहा है। अब दूसरे मुद्दे मेरे क्या है, मैंने बहुत तफसील से बात की है कि हमें अपने बुनियादी मसाइल पे बहुत गौर करना है। वो बुनियादी मसाइल है हमारे इलाके की सफाई, इलाके का ड्रेनेज सिस्टम, इलाके का ट्रैफिक, इलाके में बुनियादी जो डिस्पेंसरीज हैं हेल्थ इश्यूज पे, इलाके में स्कूल जो है उनको और हम कैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं या उसमें और कैसे ऐड करें। यही वो हाल है जिसमें से पहले भी हम इसी फोरम के तहत मुख्यमंत्री दिल्ली से लेके उप मुख्यमंत्री दिल्ली तक को बुलाकर अपने मुतालबात रख चुके हैं। उस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हुआ, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाया। मैं फिर इस मंच पे भी और आप लोगों को गवाह बनाकर मैं ये बात आपके सामने मैं फिर पेश करना चाहता हूँ कि अमानत भाई
इंशाअल्लाह आप जीत कर सुरखरू होंगे और ऐवान में पहुंचेंगे। और आप उस प्रोजेक्ट को जो पहले छूट गया था, जो 250 स्कूल बनने थे मुस्लिम इलाकों में, जो डिस्पेंसरी कायम होनी थी मुस्लिम इलाकों में, खासतौर पर नतराइज इलाकों में, उसको आप फिर कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जिस हम निजाम में रहते हैं, इस निजाम में यही एक तरीका है, आप अपने मुतालबात रखते रहिए, कोशिश करते रहिए, सरकारों को चिताते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम 100% कामयाब हो जाएं, लेकिन हम लगातार कहते रहे, ये हमारे बस में है। इसलिए मैं आप तमाम जितने भी मौजूद मेहमानान और बहुत सारे दानिशरान हमारे इसमें तशरीफ लाए, खासतौर से मीडिया तशरीफ लाई है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इलाके के जो हमारे, क्योंकि ये होटल हमारा भासर कंपाउंड में आता है, भासर कंपाउंड की जो हमारे सदर है नकवी खान साहब, ये भी आपको तहे दिल से चाहते भी हैं, और फिर क्योंकि ये आपके हर तरीके से आपके टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और मेरे बड़े भाई हिमाल भाई, जो वाकई एक कौमी जज्बा रखते हैं और एक दर्दमंद दिल रखते हैं, और क्योंकि हमने काम किया है। और हाँ, एक और बात बता दूं जो मेरी स्लिप रह गई, मैं 3 मुकदमों में मैं अमानतुल्लाह साहब के साथ मुलजिम हूं, और बहैसियत MIM के सदर रहते हुए। मैं MIM का जब दिल्ली सदर था, तो जब कंचन कुंज का जो बुलडोजर चला, उस पर मैं भी गया था रुकवाने के लिए, तो मेरे ऊपर भी FIR हुई। मुल्जिम नंबर 1 अमानतुल्लाह खान साहब है, मुल्जिम नंबर 2 मैं हूं, और पीछे से हमें सजा होने ही वाली थी। लेकिन साहब, मैं उसका एक वाक़या सुना कर अपनी बात खत्म करूंगा, जिसमें आपका तबीयत खुश हो जाएगी। मतलब इसको कहते हैं, जो मिर्जा गालिब का शेर है ना, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। तो मैंने इस शख्स को कोर्ट में, कंचन कुंज कोर्ट की गवाही चल रही थी, वो चार्जशीट पे बहस चल रही थी, मैं और ये दोनों हम साथ खड़े हुए थे, मैं एज ए प्रेसिडेंट MIM दिल्ली और ये MLA उखला। और वहां पे वो बाकायदा हम पे चार्ज पेश कर रहा था, जज बाकायदा सुना रहा था कि आप दोषी हैं, और जज की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान साहब वो ऊपर से उससे कह रहे थे बेझिझक कि मुझे मालूम है आपने फैसला मेरे खिलाफ कह रखा है। मैं हाथ पकड़ रहा था, मैं बार बार दबाऊं कि भाई अमानत भाई कोर्ट है, इसमें कुछ मत बोलिए। अरे बोले कोई बात नहीं, जो होता है वो अल्लाह ताला जो मेरी लिखी में लिखा है वो ही हो। दूसरी, और मेरे साथ ये, हाँ, एक दूसरे मुल्जिम ये मारूफ खां खड़े हुए, ये भी हमारे साथ थे, और वहां पे बाकायदा वो हम पे उसने चार्ज बिल्कुल हम पे साबित कर दिए कि हम दोषी हैं। और 30 उसमें गवाह थे, 30 गवाहों को वो रोजाना 2 गवाह बुलाता था, और डेली हमारी तारीख लगती थी। और बिल्कुल हमें इस बात का इंतजार था कि बस अब और 15 गवाहियां हो चुकी है, बस अब अगली बार सजा होने वाली है, और उसमें सजा कम से कम 3 साल की थी। आप देखिए अल्लाह की मदद कैसे आई। इन्होंने मुझसे कहा कोई बात नहीं कलीम भाई, इसे करने दीजिए, हम इससे बड़ी अदालत में जाएंगे। बड़ी अदालत में गए, बड़ी अदालत का इत्तेफाक से जज बहुत ईमानदार था, उसने पूरी बात सुनी, और उसने भी 1 दिन और 2 दिन की तारीख दी। यानी जो हम ये सोच रहे थे कि 15 दिन बाद हमें ये काम, हमें हो सकता है कि हमें सजा को देखना पड़े, वो 15 दिन के अंदर अंदर सेशन जज ने हमें बाइज्जत बरी। मैं वो बोल रहा हूं कि जो आदमी ऐसी जगह पे जाके जिस मसले का मुजाहरा करता है, वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी खूबी है, कुछ तो ऐसी बात है जो मिटती नहीं, हंसती हमारी, कोई तो बात है। दूसरे केस में सुनिए, दोनों में मैं चूंकि इनके साथ ही हूं, जो दिल्ली रिलीफ कमेटी है उसका भी मैं सेक्रेटरी, हमारे दूसरे हमारे भाई बैठे हुए सेक्रेटरी। इतनी चाचे बिठाई गई, इतनी हमें जगह पहुंचाया गया, हमने ये कहा कि नहीं, सच बात ये है कि इस शख्स ने अजान हो रही, यही अल्फाज थे हमारे उनके सामने, बोले देखिए साहब प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है, लेकिन ये शख्स ईमानदार, इस शख्स बेईमान, ये अजान हो रही है। मैं वो बात बता रहा हूँ आपको, और ऐसी बड़ी जगहों पे हमारी पेशी हुई, चूंकि सेक्रेटरी हम ही थे। बोले साहब आप तो दूसरी पार्टी के, मैंने फिर क्या हुआ, किसी पार्टी के हो, सच तो सच है। तो इस शख्स के ऊपर जो इसकी किरदार कुशी हो रही है वो सरासर गलत है।
ये बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं उसमें शामिल रहा हूं उन चीजों में। और इस शख्स का जो कम्युनिटी के लिए जज्बा है वो गैर मामूली है। इसलिए ये तमाम जो चीजें चल रही हैं या जो भी मुसीबतें आई हैं, जो भी 42 केस आप फेस कर रहे हैं, ये सब के बावजूद भी जो आप सुरखरू हो रहे हैं, ये अल्लाह की मदद है। और इंशाअल्लाह इस मरतबा भी आप जीतेंगे, कामयाब होंगे। बहरहाल मैंने ये अजान की होते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी, क्योंकि मैं वो बात अजान को गवाह बनाना चाहता था। मैं आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।